सुबह का काम निपटाकर आशा प्रातः की सुनहरी धूप का आनंद लेने के लिए बाहर लॉन में कुर्सी डालकर बैठ गई। उसे बच्चों की याद सताने लगी। बड़ी बेटी रितु का विवाह उन्होंने पिछले साल ही किया था। रितु के पति निखिल इंजीनियर है। रितु उन्हीं के साथ गई हुई है। भारतीय परिवारों में माता पिता जब तक अपने बच्चों का विवाह नहीं कर लेते हमेशा चिंताग्रस्त ही रहते हैं। यह कर्तव्य बोध उनके दिल को हर पल कचोटता रहता है। इधर कई दिनों से आशीष का पत्र नहीं आया था। आज उन्हें उसके पत्र की प्रतीक्षा थी। तभी डाकिया आकर पत्रों के बंडल उन्हें थमा गया। अधिकांश पत्र पति राजन जी के ही थे। उन्होंने लिखावट पहचान कर बेटे का पत्र उन पत्रों के बीच से निकाल लिया और उसे खोलकर पढ़ने लगी। आशीष ने अपनी राजी खुशी तो लिखी ही थी, साथ ही बरसात की छुट्टियों में सबको अपने पास वहां आने का आमंत्रण भी दिया था। आशीष का पत्र पढ़कर आशा का दिल खुशी से झूम उठा। आंखों के सामने अतीत के चलचित्र घूमने लगे। वह कुर्सी पर अधलेटी सी दीवा सपनों में खोने लगी। उस दिन आशीष का रिजल्ट आउट हुआ था। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में पास हो गया था। आशा बहुत खुश थी। कानों कान यह समाचार शीतल पवन के तीव्र झोंके तक सभी रिश्तेदारों में पहुंच गया था। बहनें सोच रही थी कि उनका भाई शहर का कलेक्टर बनेगा। उसका कार बंगला होगा। उसके आगे पीछे वर्दी वाले सेवकों की फौज चलेगी। सब उनकी आंखों के इशारों पर नाचेंगे। यही सब कल्पनाएं करती दोनों पुलकित हो रही थी। मैं तो अपने भैया के लिए मेम जैसी दिखने वाली सुंदर भाभी लाऊंगी, रितु ने कहा। दीदी चिंता ना करो, माँ कह रही थी कि अब तो भैया के लिए एक से एक बढ़कर बढ़िया रिश्तों की लाइन लग जाएगी। चुन लेना तुम उनमें से अपनी पसंद की भाभी। क्यों? गीतू खुशी से हास्य के साथ कहने लगी। पर भाई हमें भी तो अपना रंग रूप संवारना चाहिए ना। अब मैं तो कल ही ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने बाल सेट करवाऊंगी। और हाँ, अब तो मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करूंगी ताकि खुद ही सुंदर मेकअप कर सकूं। बहनों को भी तो कलेक्टर भाई के अनुरूप ही अपना रहन सहन और पर्सनैलिटी बनाना ज़रूरी है। क्यों भैया? भैया को सामने से आते देखकर गीतू ने गर्व भरी नज़रों से उनकी ओर देखा। अरे ऐश्वर्या रानी, अभी से इतनी प्लानिंग मत करो। धैर्य रखो। कहीं तुम्हारा भैया फाइनल एग्ज़ाम में फेल हो गया तो? रहने भी दो भैया, तुम हमें इतना निराश नहीं करना। एक बार सब्ज बाग दिखा ही दिया है तो उसमें सैर तो करानी ही पड़ेगी। साथ ही फल फूल भी खिलाने होंगे। अरे खूब मेहनत करो, देखते हैं भला कैसे पास नहीं होंगे। तुम तो भाग्यवादी ही नहीं हो। अरे ये क्या मजाक लगा रखा है आशीष। इतना बड़ा हो गया है पर अभी भी तेरा बचपना नहीं गया। जो भी मुंह में आता है बकता रहता है। जा बाजार जाकर 1 किलो बर्फी और आधा किलो नमकीन ले आ। जल्दी आना, घर में कोई आ जाए तो अब कुछ भी बाकी नहीं है मेरे पास मुंह मीठा कराने के लिए। आशा ने 100 रुपए का नोट आशीष के हाथों में थमा दिया। हुआ भी यही। इधर आशीष ने स्कूटर उठाया, उधर पिताजी अपने कुछ सहकर्मियों के साथ घर में घुसे। अरे सुनती हो, देखो तो कौन कौन आए हैं, सबका मुंह तो मीठा कराओ। चहकते हुए उन्होंने आशा को आवाज़ लगाई। साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए आशा मधुर मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर सबका स्वागत करती है और उनकी बधाइयाँ के उत्तर में आगे बढ़कर बोली, भाई साहब बधाई तो आप सबको भी हो। आशीष तो आप सभी का भी बेटा है ना। ईश्वर की असीम कृपा एवं आप सब बड़ों के आशीर्वाद से ही तो यह दिन देखने को मिला है हम सबको। उसने बड़ी बेटी रितु को आवाज़ लगा दी। रितु बेटा, जरा चाय का पानी तो गैस पर चढ़ा दो। फिर मेहमानों के साथ हॉल में चली गई। हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम प्रथम श्रेणी में पास करने के पश्चात आशीष ने प्रशासनिक सेवा के लिए अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। अतः वह अब घर परिवार से दूर इंदौर में रहकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। आशीष को इस बात की बहुत खुशी थी कि इस प्रथम टेस्ट में उसके साथ साथ उसका रूममेट संदीप भी चुन लिया गया था। दोनों दोस्त रात दिन निरंतर पढ़ाई में लगे रहते थे।
उन दोनों ने परस्पर एक दूसरे से आगे निकलने और इस टेस्ट में चुने जाने की होड़ लगा रखी थी। पर उनकी यह होड़ स्वस्थ थी। इसमें ईर्ष्या, द्वेष या एक दूसरे को गिराने का भाव कदापि नहीं था। ना ही वे एक दूसरे के साथ किसी बात का दुराव छिपा ही रखते थे। इसी कारण साथ रहकर पढ़ाई और भी अच्छी तरह से हो पाई थी। माँ, कहाँ हो? बड़ी जोर की भूख लगी है, कहते हुए सूटकेस एक और कोने में पटक कर आशीष बेडरूम में पलंग पर लेट गया। वो थककर चूर-चूर हो रहा था। अरे आशीष बेटा, कब आया रे तू? खबर तक नहीं की आने की। आशा इतने महीनों बाद बेटे को इंदौर से आया हुआ देखकर खिल उठी थी। वात्सल्य की मधुर भावनाएं उसके मानस में हिलोरे लेने लगी। आशीष शोर मचाने लगा था। अच्छा बाबा अच्छा, पहले तेरे लिए थाली लगा कर लाती हूँ। आशा फुर्ती से रसोई में गई और गर्मा गर्म पराठे सेकने लगी। सब्जी दाल पहले ही बन चुकी थी। झट से दही, दाल, सब्जी और कुछ अचार के साथ घी भरे मोटे मोटे 2 करारे पराठे सेक कर वह थाली में रख कर ले आई और थाली आशीष के हाथों में पकड़ा दी। वाह, क्या करारे पराठे बने हैं! मज़ा आ गया माँ। तुम्हारे हाथ के खाने के लिए तो तरस ही गया हूँ। कितने ही दिनों से वहाँ ढंग का खाना नहीं मिल पाया। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दिमाग खराब हो गया। परीक्षा तो अच्छी हुई ना बेटे? आशा ने अपनी स्नेह भरी नज़र से बेटे को सहलाते हुए पूछा। यह तो अब रिजल्ट ही बताएगा माँ, पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मेहनत तो खूब की है। मैंने तो सोच लिया है कि या इस पार या उस पार। मतलब ये है कि यदि इस परीक्षा में सफल हो गया तो ठीक, वरना दोबारा मैं तैयारी नहीं करूँगा, कहीं नौकरी ढूंढूंगा। अरे वाह, कैसी बातें करता है! इतनी जल्दी हथियार डाल देगा? एक बार में कितने लड़के आ पाते हैं? 2-3 कोशिश तो करनी ही पड़ती है। आशा बेटे की बात से घबरा उठी थी। भाई इसी में पास हो जाएगा हमारा बेटा, इसे पूरा भरोसा जो है अपने पर, तभी तो इस तरह की बातें कह रहा है। तुम बड़ी भोली हो आशा, साइकोलॉजी को समझा करो। आशीष के पिता ने कमरे में प्रवेश करते हुए अपने विचार प्रकट किए। दिन यूं ही बीतते रहे। कुछ ही दिनों के बाद वह शुभ दिन भी आ गया जब आशीष की इस प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट आना था। आशीष बहुत अच्छे नंबरों से परीक्षा में पास हुआ। सारा घर, रिश्तेदार और आस पड़ोस सभी इस खुशी में शामिल थे। आशीष को अब आगे की ट्रेनिंग के लिए लखनऊ जाना था। अब सचमुच ही आशीष की शादी के लिए बहुत अच्छे ऊंचे घरानों से रिश्ते आने लगे। आशा के पास लड़कियों की फ़ोटो एवं बायोडेटा के अंबार लग गए। दोपहर के समय घर के कामों से निपटकर माँ बेटी बैठकर सारे तस्वीरों को ध्यानपूर्वक, आलोचक दृष्टि से ध्यानपूर्वक देखती। जो तस्वीर मन को भाती और उनका बायोडेटा भी उन्हें अपनी आवश्यकता अनुरूप महसूस होता, उन्हें वे छाँट छाँट कर अलग फाइल में रखती जाती। आशीष ने लखनऊ जाते समय उन्हें विशेष रूप से समझा दिया था कि उसे वहाँ शादी के बारे में कभी कुछ भी ना लिखा जाए, ना ही कभी कोई फ़ोटो या फिर बायोडेटा या प्रस्ताव वहाँ उसकी सलाह हेतु भेजा जाए। राजन जी भी इसके विरुद्ध थे। वे कहते हैं कि आशीष की अभी उम्र ही है कितनी, सर्विस में आ जाए, मेहनत करके कुछ बन जाए, उसके बाद ही शादी करना उचित रहेगा। तुम लोग अभी जल्दी मत करो। कुछ दिनों में सेठ रविकांत जी अक्सर ही उनके यहाँ आने लगे थे। हालांकि दोनों परिवार के जीवन स्तर में जमीन आसमान का अंतर था। राजन जी एक सरकारी दफ्तर में हेड क्लर्क के पद पर थे और मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। सेठ रविकांत शहर के प्रसिद्ध हीरो के व्यवसायी थे। उनके कई बड़े शोरूम और बड़े बड़े कृषि फार्म थे। उनकी चमचमाती गाड़ी जब उनके बंगले पर आकर खड़ी होती तो पहले वर्दी पहने शॉफर आगे की सीट से द्वार खोलकर बाहर निकलता और उनके लिए गाड़ी का पीछे का दरवाज़ा खोलकर अदब के साथ खड़ा हो जाता। काले सफारी सूट में सजे सेठ जी की गाड़ी से बाहर निकलने के साथ ही वह अदब से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके एक और खड़ा हो जाता। राजन जी और आशा खिड़की से झांककर उन्हें अपने घर की ओर आते देखते तो उनका सीना गर्व से फूलकर 2 हाथ चौड़ा हो जाता। अपनी औकात याद कर वह स्वयं को कलेक्टर के
पिता समझ गर्वान्वित हो उठते। सेठ रविकांत जी अपनी बेटी सुगंधा की शादी कलेक्टर दामाद से करने के लिए कुछ भी कीमत अदा करने के लिए तैयार थे। उनकी बेटी ने इसी वर्ष बीए पास किया था। उसका रंग गेहुआ था पर शरीर कुछ भरा हुआ था। तो क्या हुआ, वह आशीष और अपनी बेटी को शादी में कार बंगले सहित जीवन की समस्त सुख सुविधाएं जुटाने एवं कई लाख रुपए कैश देने के लिए भी तैयार थे। उनका कहना था कि आशीष के लिए उनकी बेटी सर्वथा उपयुक्त है, अतः राजन जी को आंख मीचकर यह रिश्ता पक्का कर देना ही सही रहेगा। कई दिनों से एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर महेंद्र जी के फोन राजन जी के पास रोज ही आ रहे थे। वे आशीष के लखनऊ से लौटने की बड़ी ही बेकरारी के साथ इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बेटी की फोटो एवं बायोडेटा तो पहले ही भेज दिए थे। अब आशीष के घर वापस आते ही वह अपनी बेटी को उसे दिखलाकर बात पक्की करने के इच्छुक थे। उन्हें डर था कि कोई और उनसे पहले बाजी ना मार ले। राजन जी के दफ्तर से वापस आते ही शाम के समय एक न एक बेटी का पिता रोज ही उपस्थित हो जाता और वही बातें उनसे बार बार कुरेद कुरेद कर पूछता। आपका बेटा घर कब आ रहा है? उसकी ट्रेनिंग कब पूरी हो रही है? शादी कब तक करने का ख्याल है? हम शादी पर इतना इतना खर्च करेंगे, इतना कुछ सामान देंगे। हमारी बेटी घर के कार्यों में अत्यंत दक्ष है, सुंदर है, सुशील है, ये है वो है, आदि आदि। कुछ दिनों की छुट्टियों में आशीष घर आया तो सभी रिश्तेदारों ने उसे स्नेहपूर्वक घेर लिया। गीतू दौड़कर वैवाहिक संबंध के लिए आए फोटोज और बायोडाटा लेकर आ गई। भैया देखो तो कितनी सारी फोटो आई है, तुम जरा चुनो, देखो तुम्हें कौन सी पसंद आती है। गीतू ने प्रसन्नतापूर्वक उत्सुकता दर्शाई। अरे आते ही यह क्या शुरू कर दिया सबने, आशीष ने थोड़ा चिढ़कर कहा। फिर दृढ़तापूर्वक आशा की ओर देखकर बोला, माँ मैं अभी विवाह हरगिज हरगिज नहीं करूँगा, इसीलिए ये फोटो और ये पत्र यहाँ से जल्दी से हटा दीजिए प्लीज़। बड़ा लाट साहब बन रहा है रे, यहाँ रात दिन बेटी वालों ने नाक में दम कर रखा है, कब से तेरे आने का इंतज़ार हो रहा है, अब भी कहता है कि ये फ़ोटो यहाँ से हटवा दीजिए। अरे देख तो ले, पसंद नहीं आए तो मना कर देना बस। स्नेह मिश्रित डांट के साथ कहते हुए भी आशा कुछ आवेश में आ गई। आशीष ने कुछ भी उत्तर न देकर फोटो का एल्बम अनिच्छा से एक ओर पटक दिया और कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। कुछ ही देर में आशा धीरे से वहां पहुंच गई और आशीष के माथे पर हाथ फेरने लगी। मन की भावनाओं पर अंकुश रखना उनके लिए मुश्किल होने लगा था। अपनी आवाज को थोड़ा संयत और मधुर रखकर आशीष को समझाने लगी। बेटा आशीष, एक से एक बढ़िया रिश्ते आ रहे हैं, लोगों के पास इतना अधिक धन है, हम तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे बेटा, लाखों में कैश देने की बात तो वे खुद ही अपने मुंह से कहते हैं, मांगने की तो जरूरत ही कहाँ है। बस तेरे हाँ कर देने भर की देरी है। कार, बंगला, फ्रिज, रंगीन बड़ा टीवी, कूलर, एसी, लाखों रुपए कैश, जेवर, कपड़ा, फर्नीचर, क्या क्या बताऊं तुझे, तेरी एक नज़र पर लुटाने को तैयार है वे लोग। मुझे तो अब पता लगा है कि प्रशासनिक सेवा की लाइन का क्या अहमियत है। बेटा तूने तो हमें तार दिया। माँ ने स्नेह से बेटे का माथा चूम लिया। आशीष चिंतित हो उठा। वह कुछ क्षण चुपचाप यूं ही लेटा रहा, फिर मन में आई खींच और कड़वाहट को रोकने की कोशिश करते हुए बोला, माँ आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। 2-3 साल तक मन लगाकर सर्विस करके स्वयं को स्थापित कर लूं, तब इसके बारे में सोचूंगा। इसके अलावा मैं शादी में दहेज कतई नहीं लूंगा, ये मेरा संकल्प है। अरे पगले, हम लेने को कह ही कब रहे हैं, वह तो स्वयं ही देना चाहते हैं। सुन बेटा, उच्च समाज में खुद की इज्जत बनाए रखने के लिए यह भी ज़रूरी होता है। आशा हंस पड़ी, मानो उन्होंने कोई ऐसा अनोखा नया रास्ता सुझाया हो जहाँ तनिक भी रपटन ना हो, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। पर आशीष इस बारे में और लंबी चौड़ी बहस में नहीं उलझा। वह कुछ देर बाद वहाँ से उठकर अपने एक दोस्त के घर मिलने के लिए चला गया।
ट्रेनिंग के बाद आशीष की पोस्टिंग हुए 2 साल हो गए थे। अब वह डिप्टी कलेक्टर बन गया था। उसके जिले में उसका बड़ा सम्मान था। उसके अफसर उसकी कार्य करने की क्षमता से खुश थे। वह अत्यंत संयमी, न्यायप्रिय एवं अनुशासन का दृढ़ता से पालन करने और कराने वाला अफसर माना जाता था। रितु और गीतू अब बड़ी हो गई थी। आशा और राजन जी को उनके विवाह की चिंता सताने लगी थी, किंतु वह जहाँ भी रितु के विवाह की बात चलाते, लोग काफ़ी दहेज की मांग करते। उनके सम्मुख इस बारे में असमर्थता दर्शाने पर सीधा सा उत्तर मिलता, आप भी कैसी बातें करते हैं राजन जी, आपके यहाँ भला क्या कमी है? आपका बेटा तो अपने शहर का राजा है। आप बेटी को जो कुछ देंगे उससे वही सुख पाएगी। फिर कल जब आप अपने बेटे की शादी करेंगे तो कुछ नहीं लेंगे क्या? ये कैसी विडंबना है? अभी तो घर में ना कुछ आया न गया, लोग अभी से ऐसी बातें करते हैं। निराश से हो चले थे। इस बार आशीष घर आया तो माता पिता दोनों ही उस पर बरस पड़े। क्या बात है आशीष, लगता है तुम किसी से प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गए हो। ऐसा है तो पहले से ही बता दो, हम तो बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम्हारा विवाह हो जाए तो रितु और गीतू का भी नंबर आए। लोग ना जाने क्या क्या आशा लगाए बैठे हैं। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद आशीष शादी करने के लिए राजी हुआ। उसके हाँ करते ही पूरा परिवार जैसे आनंद की लहरें दौड़ने लगी। आशीष ने ध्यानपूर्वक सब बायोडेटा और फोटो को देखा और उनमें से एक छांट कर अलग कर दिया। रितु और गीतू ने भी तस्वीरें देखी थी, किंतु उन्हें दूसरी फोटोज पसंद आई थी। खैर तय हुआ कि परिवार में सभी की पसंद की एक एक फोटो अलग निकाल दी जाए और उन 5 लड़कियों को देखकर निर्णय ले लिया जाए। आशा का विचार था कि फोटो के साथ ही उनके पिता की हैसियत पर भी पहले ही विचार कर लेना सही होगा, कहीं बाद में परेशानी उठानी ना पड़े। आने वाली लड़की का पिता उतना ना दे सके जितना किसी दूसरी जगह से उन्हें अधिकतम मिल सकता हो, क्योंकि आशीष ने तो स्पष्ट ही कह दिया था कि वह दहेज लेने या मांगने के एकदम ही विरुद्ध है। राजन जी, आशा, रितु, गीतू और आशीष सभी ने साथ जा जाकर शहर के अंदर की एवं बाहर की भी कई लड़कियां देखी। आशीष को सौम्या पसंद आई। सौम्या ने इसी वर्ष इंग्लिश से एमए पास किया था, अतः घर के सभी कामों में वह दक्ष थी। देखने में वह अत्यंत सुंदर और आकर्षक तो थी ही, साथ ही बड़ी चुस्त भी थी। उसके चलने बोलने का ढंग भी बड़ा ही मनमोहक था। यही नहीं, उसे सभी सोसाइटी में जाने आने का अभ्यास भी था, क्योंकि उसके पिता एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी थे। स्कूल कॉलेज के फंक्शन एवं कंपटीशन में वह हमेशा भाग लेती रही थी। आशीष को हर दृष्टिकोण से सौम्या अपने लिए सही लगी। घर आकर उसने माँ और रितु को अपने निर्णय से अवगत करा दिया था। आशा को तो महिमा पसंद आई थी। वह सेठ रायचंद जी की इकलौती बेटी थी। काफ़ी समय से वह उनके घर पर मिलने आती रही थी। रितु और गीतू के साथ उसने अच्छी दोस्ती भी कर ली थी। इस बात को लेकर माँ बेटे में बहस सी हो गई। आशा बोली, महिमा में क्या कमी है आशीष, हर बात में अच्छी है वह। रंग तो देखो कैसे दिप दिप करता है, अंग्रेजी कैसे फराटेदार बोलती है। घर में उसके आगे पीछे नौकरों की फौज दौड़ती है, पर यहाँ आने पर रितु के साथ चाय बनवाने पहुँच जाती है रसोई में। माँ, अभी तो तुम उस लड़की की इतनी तारीफ कर रही हो, कल जब वह तुम्हें अपने घर के धन एवं नौकरों का ताना देकर काम धाम करने से मना कर देगी तो तुम ही सबसे पहले तिल मिलाओगी। तब सारा दोष तुम मेरे सिर मढ़ दोगी। कैसी है रे तेरी बहू। भारत में बेटे की माँ अपनी पसंद से चुनकर बहू घर लाती है, पसंद से मांग मांग कर दहेज लेती है, तब भी शादी के बाद बहू को लेकर हमेशा असंतुष्ट ही रहती है। आशा आशीष का मुंह ताकती रह गई। इतना सा लड़का और इतनी बड़ी बात, वह भी उनके ही मुंह पर मानो थप्पड़ जड़ दिया हो। आहत होकर इतना ही बोली, ठीक है बेटा, जो तुझे जचे वही कर। कल कोई यह तो ना कहेगा कि माँ ने अपनी पसंद की बहू लाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सौम्या के पिता को संदेश भिजवा दिया गया। आशा गोद भराई की रस्म कराई
टीके की तिथि पक्की हो गई। उसके 2 दिन बाद ही शादी रखी गई। सगे संबंधियों, परिचितों, दोस्तों सभी को निमंत्रण पत्र भिजवा दिया गया। रितु और गीतू खूब उल्लासित थी। सौम्या उन्हें भी बहुत पसंद थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह इतनी योग्य होने पर भी बड़ी सीधी, सरल और सुशील थी। आशा ने बड़े मन से बहू के लिए बरी का सामान, जेवर, साड़ियाँ एवं श्रृंगार का समस्त सामान तैयार किया था। उन्होंने इसके लिए पूरे शहर छान मारा था। चुन चुन कर सुरुचिपूर्ण नए डिजाइनों के साड़ियाँ और गहने खरीदे थे। उस दिन सौम्या के पिता घर पर आए हुए थे। राजन जी से पूछ ही रहे थे कि उन्हें कितना रुपया नगद चाहिए और वह कितना किस में खर्चा करवाना चाहते हैं। आशा और राजन जी ने उनके साथ बैठकर पूरे सामान की लिस्ट तैयार कर दी थी। सौम्या के पिता विजय जी बेटी की शादी में 7 से 8 लाख तक खर्च करने के लिए तैयार थे। हालांकि अब इतना भी आशा जी को काफ़ी कम लग रहा था। कारण था कि महिमा के पिता तो 20 लाख के ऊपर खर्च करने को तैयार थे, पर बेटी की पसंद के सामने उनकी एक नहीं चली थी। इधर ये बातें हो रही थी कि आशीष वहां आ पहुंचा और आकर उनके पास ही बैठ गया। उत्सुकता व उत्साह में सौम्या के पिताजी ने आशीष से भी पूछ लिया, बेटे तुम्हारी कोई विशेष पसंद की चीज हो तो बता दो, हम देने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर आशीष को इस बात का आभास होने लगा कि वहां बैठकर उसके माँ पापा उसके भावी ससुर के साथ क्या बातें कर रहे थे। लेन देन की बातें हो रही थी। जानकर उसके कान खड़े हो गए। चीजों की ताजी बनी लिस्ट वहां पर सामने ही पड़ी थी। आशीष ने उसे उठाकर पढ़ लिया। माँ, ये क्या है? उसने नाराजगी भरे स्वर में पूछा। आशा आशीष के मन की बात समझती तो थी ही, अपमानित होने के डर से स्वार्थवश वह बात का उत्तर टालकर घबराकर उठ गई और अंदर चल दी। देखती हूँ अंदर क्या हो रहा है, चाय भिजवाती हूँ। हम शादी में केवल ₹1.25 और नारियल ही स्वीकार करेंगे। सौम्या को देने के बहाने से भी आप कुछ भी नहीं दे सकेंगे। केवल उसके पहनने भर की कुछ नई साड़ियाँ ही, बाकी पहले से जो कपड़े वह पहनती आई है, ताकि आते ही सौम्या को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। मैं अपनी बात पर दृढ़ रहूंगा, ये बात आप गांठ बांध कर समझ ले। दृढ़ शब्दों में इतना कहकर आशीष अंदर चला गया। विजय जी एवं राजन जी एक दूसरे का मुंह ताकते, अपमान के घुट पीते बैठे रहे। दोनों के बीच बड़ी देर तक मौन पसरा रहा। कौन क्या कहे, विचित्र स्थिति थी। राजन जी को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो बेटा सरे बाजार उनके मुंह पर चपत चढ़कर चला गया हो। विजय जी सोच रहे थे कि बिना कुछ लिए दिए भी कहीं संभ्रांत विवाह होते हैं। लड़की वाले की स्वयं की भी कुछ इज्जत आबरू होती है। नाते रिश्तेदार, घर परिवार का मान सम्मान होता है, इच्छाएं होती हैं। वे किस किस को सफाई देते फिरेंगे। वे बड़ी दुविधा में फंसे थे। धीरे से बुदबुदाए, कहे तो नगद ही दे दूं सब। पर राजन जी चुप ही बैठे रहे। वो अपने बेटे की विचारधारा से पूर्ण रूप से अवगत थे। हालांकि वह उससे तनिक भी सहमत नहीं थे। उनकी मान्यता थी कि लड़के वालों को स्वयं मांगकर लड़की के पिता को उसकी हैसियत से अधिक देने के लिए विवश हरगिज नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि वह अपनी इच्छा से अपनी हैसियत के अनुसार बेटी को उसका नया घर संसार संवारने के लिए कुछ देता है, तो इसमें ऐतराज करने की क्या बात है। यूं तो लड़की को पिता की संपत्ति में व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो सकता। इसे कई नई कठिनाइयां उभर कर सामने आ सकती है। पर माता पिता कुछ न कुछ भेंट स्वरूप तो सनातन काल से ही अपनी बेटी को ससुराल जाते समय देते ही आए हैं। कल को जब वो अपनी बेटियों को ब्याहेंगे तो क्या दहेज नहीं देंगे? है कोई ऐसा आदर्श व्यक्ति जो बेटियों को बिना दहेज लिए सम्मान पूर्वक ब्याह कर ले जाए? सगाई का दिन आ गया। आशीष ने पहले ही पिता को समझा दिया था, मौके पर बैंड बाजे बजवाने तथा लोगों को आमंत्रित करने की कोई जरूरत नहीं है। बिना किसी टीमटाम के सादे तौर पर घर के लोगों के बीच लड़की वाले आकर उसके तिलक करके ₹1.25 और नारियल सगुन स्वरूप दे जाए। इससे लेने देने एवं प्रदर्शन की जरूरत किसी भी पक्ष को महसूस नहीं होगी। पिताजी, मैंने अपनी शादी के लिए कोर्ट में आवेदन पत्र दे रखा है। यदि माँ ने वहां से कुछ भी स्वीकारा तो मैं वैदिक पद्धति त्याग कर सौम्या को सीधा कोर्ट में ले जाऊंगा
और विवाह करके अपने साथ पोस्टिंग पर ले जाऊंगा। ये बात आप भली भांति जान ले। मैं शादी में लेने देने के नाम पर लड़की वालों से मात्र 1.25 रुपया और एक नारियल ही लूंगा। आप लोगों को भी दहेज के नाम पर किसी प्रकार का सामान, कपड़े, नकदी अथवा और कुछ भी नहीं लेने दूंगा। मुझ में सामर्थ्य है, अपने नीड़ का निर्माण मैं स्वयं करूंगा। आशीष के दृढ़तापूर्वक बार बार ऐसा कहने पर और उसके जिद्दी स्वभाव को देखते हुए आशा और राजन जी एकदम ही भयभीत हो उठे। आशा के तो बरसों से सजोए सपनों पर अचानक पानी फिर गया हो। मन ही मन वह रुआंसी हो आई, पर प्रत्यक्ष चिल्लाकर बोली, बेटा अभी जोश में आकर यह सब कह रहा है। इस हठ धर्मी का परिणाम तो तुझे बाद में भुगतना होगा, जब तेरे सारे दोस्त और सहकर्मी ठाठ से घर सजा कर रहेंगे और तू सारी जिंदगी घर की एक एक छोटी छोटी चीजों को जुटाने में ही बिताएगा। अरे लाख कलेक्टर बन या गवर्नर, घर में क्या वस्तु नहीं चाहिए? तेरी पत्नी तुझी पर तानाकशी करेगी। उसे भी पूछा है इस बारे में? सारे जीवन हंसी का पात्र रहेगा तू और तेरा ये समाज सुधार। फिर सोच देख, अभी तो बेटी घर में ही है, कल को तेरी बहनों के विवाह होंगे, वहां से भी दहेज की मांग होगी, तब तू क्या देने से मना कर सकेगा? बिल्कुल माँ, तुम देखती चलो, मेरी बहनें पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हैं। उनकी शादी में मैं एक पैसा भी दहेज के नाम पर नहीं दूंगा। आशीष ने आत्मविश्वास के साथ हंसते हुए कहा, और हाँ माँ, आप अपनी बहू को भी अपनी सामर्थ्य अनुसार ही सामान दे, इससे अधिक नहीं। आशा और राजन जी के खूब खूब समझाने, ऊंच नीच बताने पर भी आशीष टस से मस नहीं हुआ। सौम्या के रिश्तेदार भी उसकी इस बात को लेकर काफी क्षुब्ध और नाराज थे। बार बार आशीष को समझा रहे थे। सौम्या ने भी फोन करके आशीष को स्वयं घर पर बुलाकर उससे विनम्र आग्रह किया था, सुनिए, पिताजी अपनी इच्छा अनुसार जो हमें अपने आशीर्वाद स्वरूप देने के इच्छुक हैं, उसे लेने में आपको क्या परेशानी है? यादों के रूप में वे हमारे साथ रहेंगे तो हमें भी जीवन में संबल ही प्रदान करेंगे। नहीं, एकदम नहीं। आशीष वहां से एकदम से उठकर चल दिया। इतना दृढ़ निश्चयी नव युवक समाज सुधारक करने का इच्छुक है, वह भी स्वयं से आरंभ करके ही। तब भी हम उसे गलत ही सिद्ध करना चाह रहे हैं। ये हमारी कैसी विकृत मानसिकता है। हम जब बात अपने पर आती है तो कितने स्वार्थी हो उठते हैं। विजय जी व्यथित हो कह उठे थे, पर समाज में रहकर समाज के नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। कल को यही सास, ननद और ससुर हमारी सौम्या को मायके से खाली हाथ चले आने के लिए ना जाने कैसे कैसे ताने देंगी। तब सब आशीष के समाज सुधार की बात भूल जाएंगे। देख लेना। सौम्या की माँ अपने आंखों में छल छल आए आंसुओं को पोंछते हुए बोली। सौम्या के माता पिता दोनों ही बड़ी दुविधा, कठिनाई और मानसिक अवसाद से घिरे थे। दहेज न देने की बात ने प्रसन्नता और आनंद के स्थान पर मानसिक तनाव की स्थिति बना दी थी। आशीष के जिद्दी स्वभाव के सामने वे हार चुके थे। जैसा आशीष ने कहा, वो भारी मन से सब उसी प्रकार करते गए। कहीं भी अनावश्यक प्रदर्शन और व्यर्थ का खर्चा नहीं हुआ। अत्यंत सादगी के साथ पूर्ण वैदिक रूप से शादी के समस्त कार्यक्रम पूरी निष्ठा और आस्था के साथ पूर्ण किए गए। सभी को विवाह में आनंद तो खूब ही आया। मन को घबरा देने वाली भीड़ भाड़, तेज तेज शोर शराबा, लाखों रुपए के विशाल पंडाल, अनावश्यक सज धज और पूरे शहर को न्योता कर 64 पकवान बनवाने के स्थान पर वहां शांतिपूर्वक थोड़े से स्थान में सुरुचिपूर्ण, स्वादिष्ट, पेट में समा सकने वाले भोज्य पदार्थ परोसे गए। दोनों ओर के खास खास रिश्तेदारों और परिचित दोस्तों को आमंत्रित किया गया। शादी संपन्न होने के पश्चात तो सभी लोगों के मुंह पर विवाह की प्रशंसा ही सुनाई देती थी। काफी समय के बाद लोगों ने शांतिपूर्वक किसी विवाह में जयमाल, फेरे, कंगना आदि कार्यक्रम, जिनके लिए इतना बड़ा टीम टाम और आयोजन किया जाता है, वह तो व्यर्थ के आडंबरों के बीच जल्दबाजी में पंडित पर ही छोड़कर संतोष कर लिया जाता है। सभी को हम आपके हैं कौन फिल्म स्मरण हो आई और प्रसन्नता पूर्वक हंसते मुस्कुराते आत्मीय संवादों के साथ विदाई की रस्म भी पूरी की गई। आशा और राजन जी को उम्मीद नहीं थी कि शादी इतनी भव्यता के साथ संपन्न हो पाएगी। उनकी आंखें खुल गई थी। आजकल सभी लोग बच्चों के
विवाह में विवशतावश ही तो इतना आडंबर करते हैं, कितना खर्च करना पड़ता है उन्हें। माता पिता बेटी को देने के चक्कर में एवं दिखावे में खुद को कर्ज में डुबो बैठते हैं। क्या यह सही है? उन्हें अपने बेटे आशीष पर गर्व हुआ था। सभी लोग तो इस आदर्श विवाह की प्रशंसा कर रहे थे। आशा को अब दहेज न लेने पर गिला नहीं रहा था। विवाह के सप्ताह भर बाद ही आशीष सौम्या और अपनी माँ बहनों को लेकर अपनी पोस्टिंग पर चला गया। उसने शादी में होने वाले व्यर्थ के खर्चे से बचाकर रखी रकम को पिता से अपनी गृहस्थी के लिए कुछ आवश्यक सामान खरीदने के लिए ले लिया था। कुछ रुपया उसने पिछले 2-3 वर्षों में स्वयं भी जमा कर रखा था। सौम्या का स्वभाव घर बार के सभी लोगों को पसंद आया था। वह घर के कामों में भी दक्ष थी। अपने मायके में वह माँ के साथ पर्याप्त काम संभालती रही थी। पिता के निश्चित समय पर कार्यालय जाने आने के कारण उनके घर में सभी काम सुनियोजित ढंग से समयानुसार निश्चित समय पर किए जाते थे। उसे सुबह उठकर सबका चरण स्पर्श करने की आदत थी। सुबह की चाय वह खुद अपने हाथों से तैयार करके सबके हाथों में कप थमाती। खाना तो वैसे रामू ही बनाता था, लेकिन वह स्वयं अपनी देखरेख में बनवाती। रितु और गीतू के साथ उसकी अच्छी पटने लगी। उन दोनों को डर था कि कॉन्वेंट में शिक्षित लड़की का स्वभाव ना जाने कैसा होगा, पर यहाँ आकर दोनों आश्वस्त हो गई थी। आशीष का एक दोस्त महेश वहीं पर एसपी के पद पर कार्यरत था। उनकी यहाँ आपस में काफ़ी घनिष्ठता हो गई थी। जब सौम्या और आशीष का पूरा परिवार वहाँ पहुँचा तो महेश ने उनके आते ही सबसे पहले उन्हें सपरिवार अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया था। उसका छोटा भाई निखिल भी उसी दिन वहाँ उसके पास 2 हफ्ते की छुट्टियाँ लेकर रहने के लिए आया था। निखिल काफ़ी हंसमुख, स्वस्थ और सुंदर नवयुवक था। उसने एक ही दिन में रितु और गीतू के साथ खूब दोस्ती कर ली। एक उम्र होने के नाते फिल्मों, टीवी, आज की राजनीति आदि विषयों पर उनकी जमकर बातें होती रही। 3-4 दिन के बाद एक शाम को निखिल अकेला ही उनके घर आ गया। दरवाज़ा रितु ने खोला। दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ देर तक ठगी से खड़े रह गए। फिर निखिल ने ही मौन तोड़ा। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? अरे हाँ, आइए ना। भैया भाभी तो ज़रा बाहर गए हैं। माँ शाम के पूजा में लगी हैं और गीतू भी भैया के साथ ही गई है। आप? क्यों, आप तो हैं, आपसे ही बातें करूँगा। आपको कोई ऐतराज़ है क्या? उसकी दुविधा और संकोच को मन ही मन ताड़कर वह खुलकर हंस पड़ा। नहीं नहीं, आइए आइए। रितु कुछ सकपका गई। शर्म के कारण उसका मुंह लाल हो उठा। उसने निखिल को ले जाकर कमरे में बिठाया। कुछ देर तक वे इधर उधर की बातें करते रहे। रितु को मन ही मन प्रतीक्षा थी कि भैया भाभी आ जाएंगे या माँ पूजा से उठ जाएगी, पर कोई भी नहीं आया। तब तक निखिल को बताकर दोनों के लिए 2 कप कॉफ़ी बना लाई। उसके सामने संभवतः यह पहला ही मौका था जब उसे अकेले ही किसी लड़के का सामना करना पड़ा हो, पर इस पहल में भी एक अनोखा आनंद था जिसे उसने आत्मविश्वास से भर दिया। कुछ ही देर बाद वह सहज हो आई। निखिल भी उसी शहर में स्वयं को अकेला ही महसूस कर रहा था। भैया दफ्तर चले जाते और भाभी अपने घर के कामों में बिजी रहती। भैया की ड्यूटी ऐसी ही थी कि हर वक्त ही फ़ोन खड़खड़ाते रहे थे और उन्हें समय समय भागना पड़ता। अतः इस परिवार से जुड़कर उसे अच्छा ही लगा था। अब निखिल के साथ उनके सबके काफ़ी प्रोग्राम बनने लगे। कभी साथ साथ दोपहर के समय घर में ही वे सब ताश खेलते, तो कभी पिक्चर देखने जाते, कभी दोनों परिवार पिकनिक मनाते, तो कभी कोई दर्शनीय स्थान का साथ साथ अवलोकन करते। दोनों परिवार आपस में खूब घुल मिल गए। निखिल को रितु का साथ बहुत ही भाता था। वह जहाँ भी जाता ज़्यादा समय उसी के साथ बातें करता। आशीष का ध्यान खुद ही इस ओर गया था। उसे दोनों की जोड़ी सोचने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। महेश का परिवार बड़ा ही सज्जन परिवार था। हालांकि उनकी जाति अलग थी। उसे रितु के हाव भाव से भी ऐसा लगा मानो वह भी निखिल की ओर काफ़ी आकर्षित है। एक दिन उसने बातों ही बातों में रितु से निखिल के बारे में बात की तो उसे इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि वह निखिल को पसंद करती है। आशीष ने मौका देखकर महेश से इस बारे में बात की। रितु उन्हें खूब पसंद थी। आशीष ने तब भी बड़े स्पष्ट शब्दों में
विवाह में दहेज न देने की अपनी प्रतिज्ञा उन्हें बता दी। महेश एवं उसके रिश्तेदारों को आशीष का यह विचार अधिक उत्साहित नहीं कर पाया, अतः बात वहीं के वहीं रह गई। निखिल के जाने का दिन पास आ गया। उसे ऋतु का साथ अच्छा लगता था। ऋतु के साथ शादी की बात सुनकर उसका दिल पुलकित हो उठा था। अपनी कल्पनाओं में वह उसे हमेशा अपने प्रत्यक्ष कार्यकलाप में सम्मिलित पाने लगा था। एक दिन बातों ही बातों में आशीष की शादी की बात चल पड़ी थी। सौम्या उसे अपने शादी की एल्बम दिखा रही थी। तभी सौम्या से उसे विदित हुआ कि आशीष ने खुद जिद करने पर भी विवाह में केवल ₹1.25 और नारियल ही स्वीकारा था। इसके अतिरिक्त कोई भी चीज़ या कैश आदि नहीं ली थी। उसके पापा मम्मी तो इस बात से अभी तक व्यथित हैं, पर अपने दामाद के प्रति दिल में जो आदर और सम्मान की भावना है वह बताई नहीं जा सकती। सौम्या की इस बात से निखिल रोमांचित हो उठा। एक आदर्श पुरुष उसके समक्ष सशरीर उपस्थित था। इसका निखिल के दिल पर भी बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उसने घर जाकर अपने भाई भाभी से इस बारे में बात की और उन्हें इस बात के लिए मना लिया। ऋतु तो स्वयं भी लेक्चरर थी और अच्छा कमा रही थी, तब दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलाने में सामर्थ्य थे। फिर किसी के दिए से कितने समय तक किसी का घर भरता है, उसने भाई महेश से कहा। और तब सचमुच ही बिना कुछ दिए दिए ही ऋतु का विवाह निखिल के साथ 1 महीने के बाद ही हो गया। फोन की घंटी बजने से आशा की तंद्रा टूटी। वह सोचने लगी, क्यों हम भारतीय दहेज के लिए इतना हो हल्ला मचाते हैं? ये सड़ी गली प्रथाएं बंद क्यों नहीं करते? बिना दहेज लिए दिए सब ही यदि बच्चों के विवाह करने लगे तो जीवन की बहुत सी परेशानियां, आजीवन तनाव, बेटियों के प्रति बढ़ती उपेक्षा सब स्वयं ही दूर हो जाएंगे। दृढ़ निश्चय एवं आत्मविश्वास की डोर पकड़ ले तो यह असंभव भी तो नहीं है। आखिर अब ये उनके स्वयं के परिवार में ही घटित हो गया है। ज़रूरत है एक नई शुरुआत की। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी